जय हिंद बच्चों। सीखो प्लस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 1 क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन में लघुतरीय प्रश्नों का। ठीक है, इसमें हम लघुतरीय प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। चलिए तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उसके नाम लिखे। अब चलिए हम चलते हैं इसके विस्तार से थोड़ा। किरण पुंज की अगर हम बात करें तो किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। भौतिकी में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पहला क्वेश्चन, पहला टाइप में अपसारी किरण पुंज। मतलब इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों दिशाओं में फैलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। यहाँ देख सकते हैं एक से ये विभिन्न दिशा में फैल रही है। दूसरा है आपका समानांतर किरण पुंज। मतलब इसमें सभी किरणें एक दूसरे से बिल्कुल समानांतर दिशा में चलती है, आप देख सकते हैं समानांतर किरण पुंज। अब हम चलते हैं अभिसारी, इसको हम कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में आकर एक ही बिंदु पर मिलती है या केंद्रित होती है। देखिए सारा प्रकाश एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में हम चलते हैं कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। देखिए समतल दर्पण है, यहाँ एक वस्तु और यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जब कोई किरण किसी समतल सतह से टकराती है तो एक निश्चित कोण पर उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती है। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। एक आपतित किरण के लिए आपतन बिंदु भी एक ही होता है, इसीलिए केवल एक ही परावर्तित किरण उत्पन्न होगी। ठीक है, चलिए मतलब कितना होगा, एक ही होगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। देखिए समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपतन कोण 0 डिग्री, इसके फलस्वरूप परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। या देख सकते हैं समतल दर्पण उसी जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में फिर से वो रिटर्न हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो देखिए समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है, क्योंकि समतल दर्पण में एक सीधी लाइन पर आती है किरण और उसी डायरेक्शन में क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। या देखिए समतल दर्पण में यहाँ एक वस्तु रखा हुआ है, उसी उसी दूरी पर इमेज भी मतलब प्रतिबिंब भी है। तो देखिए समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी होगी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं एवं उसके नाम लिखें। तो चलिए गोलीय दर्पण हम लोग पढ़े हुए हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कनकेव मिरर बोलते हैं। मतलब इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर केंद्र की ओर क्या होता है, वक्रित धसा होता है, इसे अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं अवतल दर्पण को। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर, यही है आपका, ये अंदर की तरह धसा हुआ और उत्तल दर्पण बाहर की तरह धसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, इसे अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, मतलब डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। हम साथ चलते हैं कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष, इसको प्रिंसिपल एक्सिस होता है, वो क्या है। तो यहाँ देखिए
यही आपका एक दर्पण का है कटा हुआ भाग, ये दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। यह रेखा दर्पण के से केंद्र की ओर गुजरती है और परावर्तक सतह पर हमेशा क्या होता है? लंबवत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये वक्रता केंद्र मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और इसके क्या होता है? लंबवत होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया है। अब 8 में चलते हैं। कारण कि अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। फोकस क्या होता है? अब यहाँ देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है, इस पर सभी किरणें आकर किस पर मिलती है? मुख्य फोकस पर मिलती है। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। कारण कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वह निश्चित बिंदु है जहां दर्पण के मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद आपस में मिलती है। इसे एफ के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको किसके द्वारा? एफ के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो देखिए, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में सीधा संबंध होता है। किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यहाँ देख सकते हैं एफ बराबर क्या होता है? आर बाई 2 या आर बराबर 2f। देख सकते हैं यहाँ पर एफ जितना है एफ और आर उसके क्या है? 2 गुना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर क्वेश्चन का है कि एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दे सकता है। तो यहाँ देखिए, वस्तु एफ और पी के बीच रखा गया है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए, उस दर्पण का नाम है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। यह दर्पण सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है। यहाँ देखिए, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया ये वस्तु को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर क्वेश्चन का है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान क्या होना चाहिए? तो देखिए, आभासी मतलब इसको बोलते हैं काल्पनिक। तो एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी एवं सीधा से बड़ा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण मत के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाना चाहिए। पहला वाला क्वेश्चन भी है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। कारण यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो यहाँ देखिए, वक्रता केंद्र पर जब भी रखता है तो प्रतिबिंब उसके बराबर, ठीक है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो क्या होगा? ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखिए, यदि वस्तु U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? देखिए, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की U हमेशा ऋणात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा, दर्पण में जो बाएं तरफ होता है ऋणात्मक होता है, दाएं तरफ धनात्मक होता है, ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। जैसे कि हम ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस को मान लेते हैं, तो आप क्या कीजिए, पोल को आप ओरिजिन मान लीजिए और जहां भी डायरेक्शन आप एक्स वाई को जानते हैं उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ समझने में? वही चीज यहाँ पे दिया है कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से डाला जाता है और सभी दूरियां कहाँ से होती है? पोल से, ध्रुव से मापी जाती है। चूंकि वस्तु को दर्पण के सामने बाईं ओर रखा जाता है, इसीलिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर पर दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? तो देखिए, अगर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 15 सेंटीमीटर पर आप रखे हुए हैं, इसका मतलब ये फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच रखा होगा। आप देख सकते हैं, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच ही होगा। कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है।
ठीक है, तो यह हमेशा वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम वस्तु रखे हैं, वस्तु से बड़ा नहीं, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आपका बनता है। ठीक है, इसको आप सुधार कर लीजिएगा, ये बड़ा नहीं छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु किस पर होता है, वक्रता केंद्र पर होता है। हमने आपको बताया कुछ देर पहले, किस पर होता है, वक्रता केंद्र पर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो कह रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। एक उत्तल दर्पण किसी भी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बना सकता। उत्तल दर्पण हमेशा किसी भी वास्तविक वस्तु का आभासी, सीधा और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है और हमेशा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17, एक दर्पण की फोकस दूरी f 15 सेंटीमीटर है और यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। देखिए, जब भी आपको निगेटिव होता है फोकस दूरी तो ये अवतल दर्पण है, और अगर पॉजिटिव होता है तो उत्तल दर्पण है। देखिए, ये फोकस दूरी के साथ यह चिन्ह पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण क्या होता है, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18, कि गोलीय दर्पण का आवर्धन की परिभाषा दे। देखिए, गोलीय दर्पण का आवर्धन वह अनुपात है जो यह दर्शाता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार की तुलना में कितना बड़ा या छोटा है। ठीक है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, और m बराबर हम लोग जानते हैं -v/u होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो देखिए, आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु के अपेक्षा उल्टा बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 20, कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो वक्रता त्रिज्या आपको 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी, तो f बराबर हम लोग क्या पढ़े, r/2। यहाँ पर देख सकते हैं f बराबर r/2, तो कितना होगा 20/2, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे। तो देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, पहला है बाजारों और गलियों में लगे लैंप के प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क को काफी क्षेत्र में प्रकाशित करता है, मतलब उसका प्रकाश फैलता है। दूसरा, ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अधिक दृष्टि क्षेत्र में आने वाले वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है ना, तो उत्तल दर्पण का ये प्रयोग। अब क्वेश्चन आपसे है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसका वक्रता त्रिज्या 32 है। तो वक्रता त्रिज्या अगर 32 है तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटा 2, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 32/2 बराबर कितना, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 है कि क्या अर्थ होता है। देखिए, समतल दर्पण का उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका मतलब दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी बना हुआ है। ठीक है, आवर्धन का मान प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात में होता है। m बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, -v/u। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24, कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है और यह किरण किस दिशा में परिवर्तित होगी। तो देखिए, वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद ठीक उसी पथ में वापस लौट जाती है। गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र C से आने वाली सदैव दर्पण के पृष्ठ के लंबवत अभिलंब होती है। ठीक है ना, तो चलिए ये आपका टोटल 24 क्वेश्चन था, आपका अति लघुत्तरीय, और इसके बाद हम देंगे अगले वीडियो में लघुत्तरीय। ठीक है, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय।
तो ये भी वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।